दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के ठीक 2 साल बाद तो जैसे हर तरफ चमत्कार हो रहा है। जिन जिन ने सुशांत को मौत के मुंह तक पहुंचाया वो सब तबाह हो रहे हैं। बॉलीवुडिया हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई और, सबको अपने कर्मों के फल मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब सबसे बड़ी खबर तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आ रही है। एनसीबी के कड़े एक्शन को लेकर आ रही है। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में वो सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं जो सुशांत के साथ किया गया था। सुशांत को किस तरह नशे के जाल में जबरन फंसाया गया, इसका भी जिक्र पूरी डिटेल एनसीबी के आरोप पत्र में है। एनसीबी ने कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल की तो इस दौरान रिया चक्रवर्ती, शौविक दोनों ही मौजूद थे और दोनों की हालत बिल्कुल रोने वाली थी। तो क्या क्या है एनसीबी की चार्जशीट में और अब रिया और शौविक की कैसे आने वाली है आफत, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को जिस केस में आरोपी बनाया था, तो उसमें एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया शौविक पर ड्रग लेने के आरोप तो लगाए ही हैं और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत के लिए ड्रग खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। ड्रग खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 4 ड्राफ्ट्स में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के लिए ड्रग भेजने की बात कह रही है और चाय, कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को ड्रग दी थी, ये भी जिक्र चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में एनसीबी जब ड्राफ्ट्स लेकर पहुंची और सुनवाई हुई तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान रिया अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक भी बार कुछ नहीं बोला, ना ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी शामिल हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग का इस्तेमाल किया था। दोनों ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने ये जरूर बताया कि रिया और शौविक ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी इन पर यह आरोप लग चुके हैं। और यहाँ आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे, यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या होगा वो भी समझिए। अगर किसी पर कोर्ट में आरोप तय कर दिए जाते हैं तो फिर ट्रायल चलता है, केस शुरू हो जाता है। और अगर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो इन दोनों पर भी कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई चलेगी, तारीख लगेगी, ट्रायल लगेगा, जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे। गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और एनसीबी ने जो सबूत, जो गवाह अपनी चार्जशीट में दिए हैं उन्हें भी यहाँ पर सामने लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कोर्ट की तरफ से सजा भी मुकर्रर की जाती है। यानी कि अब 12 जुलाई का इंतजार है, जिस दिन कोर्ट रिया और शौविक पर आरोप तय करेगी और एक बार आरोप तय हो गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, सुशांत के दोषियों को उनकी सजा मिलेगी। यहाँ आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद से ही इस केस में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती सितंबर 2020 में गिरफ्तार भी हुई थी, लेकिन करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और फिलहाल रिया जमानत पर छूटी हुई कैदी है। जी हाँ, जब जेल में थी तब कैदी ही थी, लेकिन फिलहाल जमानत पर है, जमानत पर बाहर है और शौविक चक्रवर्ती भी जमानत पर ही बाहर है। अब एक बार फिर सुशांत केस में उम्मीद जगने लगी है दोस्तों, इंसाफ की आस जगने लगी है। तो इंतजार कीजिए 12 जुलाई का।
क्योंकि इसी दिन फैसले की घड़ी शुरू होगी। और इस बीच जो भी चार्जशीट में क्या था, चार्जशीट से क्या और कुछ निकल कर सामने आया, जो भी जैसा भी कुछ अपडेट निकल कर आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका एनसीबी की इस चार्जशीट पर क्या कहना है? 12 जुलाई को कोर्ट में रिया शौविक का हश्र क्या होना चाहिए? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। 14 जून 2020 के मनहूस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हमें मिली थी। हालांकि एसएसआर की हत्या 13 जून को ही हो गई थी, जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं, लेकिन मीडिया में ये खबर 14 जून को आई। एसएसआर एक ऐसा बंदा था, इतना मेहनती बंदा था कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता, और वो टैलेंट उसके अंदर था। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई और धीरे धीरे इंडस्ट्री में बड़े नाम उसके दुश्मन बनते चले गए और बड़े बड़े बैनर्स ने साइलेंटली उसको बैन करना शुरू कर दिया। साजिश अच्छी गई। बैन होने के बावजूद उसने छिछोरे जैसी सुपरहिट मूवी दी, जबकि छिछोरे को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से फ्लॉप कराने की पूरी कोशिश की गई थी। एक तरफ उसके करियर को दबाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसे ड्रग्स और खतरनाक दवाइयां दी जा रही थी ताकि वो दिमागी तौर से भी स्टेबल न रह पाए। उसे न सिर्फ ड्रग्स दिया जा रहा था, बल्कि उसकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी बनाई जा रही थी ताकि वक्त आने पर उन्हें सबूत की तरह दुनिया के सामने दिखाया जा सके। और ऐसी वीडियो क्लिप्स समय समय पर बाहर आई भी थी, जिससे लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि सुशांत बीमार था, यानी वो दिमागी रूप से दवाइयां खा रहा था। सुशांत के आसपास पूरा जाल बिछा दिया था। हो सकता है बॉलीवुड माफिया उसे सिर्फ पागल करना चाहता हो, या उसे इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि उसे कुछ दिन के बाद मारने का प्लान हो। लेकिन 14 जून 2020 को उसकी जो हत्या की गई वो अचानक से की गई प्लानिंग थी, और इस सडन प्लानिंग के पीछे की असली वजह थी दिशा सालियान। कौन क्या बता रहा है हमें नहीं पता दोस्तों, कौन किस तरह की खबरें बता रहा है और क्यों बता रहा है ये भी वही जानते होंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत की हत्या और दिशा की हत्या इंटरकनेक्टेड है। कोई कुछ भी कहे कि दिशा ने एसएसआर के पास काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे और यही वजह थी कि पुलिस पहले दिन से ही इस केस को आत्महत्या साबित करने पर तुल गई थी। 2 महीने बाद जब सीबीआई को केस दिया गया, तब तक सारे सबूत मिटा दिए गए थे और सीबीआई को केस से जुड़ी फाइल्स भी आसानी से नहीं दी गई थी। उसमें कितना ड्रामा हुआ था ये आप सबको पता ही है। सोशल मीडिया पर जब एसएसआर के फैंस ने आतंक मचाना शुरू किया तो देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो गईं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जहां डिफेंसिव मोड में आ गई थी, तो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी फायदा उठाने के फुल मूड में थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक से उस केस में एक्टिव हो गए थे। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने सीबीआई जांच के लिए एक चिट्ठी लिख दी। बीजेपी ने भी मौके को भुनाया और सीबीआई जांच बिठा दी। केस एकदम से गर्म हो गया था, क्योंकि सीबीआई जांच आते ही महाराष्ट्र सरकार और उसके साथी कांग्रेस एकदम से बिलबिला उठी थी। जनता के मूड को बीजेपी ने भुनाया, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव थे और उस समय चुनाव का उन लोगों को फायदा भी हुआ। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने शानदार तो नहीं लेकिन जीत हासिल की। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि बिहार चुनाव के बाद क्या कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने एसएसआर केस पर कुछ बोला? महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को छोड़ दो, वो वहाँ पर विपक्ष में है तो वो वहाँ पर कुछ न कुछ बोलेंगे ही। बीजेपी महाराष्ट्र के नेता भी खूब उछल रहे थे, लेकिन अचानक से महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं की मीटिंग होती है और महाराष्ट्र बीजेपी के जो नेता उस समय थोड़ा बहुत बोल रहे थे वो भी अचानक से बंद हो गए। वैसे वो मीटिंग किन नेताओं के बीच में हुई थी ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, और नहीं याद तो हम बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत। वो एक जादुई मीटिंग थी दोस्तों। उस मुलाकात के बाद सुशांत केस पर राजनीति ऑलमोस्ट बंद हो गई थी।